हाय फ्रेंड्स, तो प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स, तो आज हम पढ़ेंगे अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स में है जैसे स्टाइलोफेरेंजियस, सैल्पिंगोफेरेंजियस और पैलेटोफेरेंजियस। तो इनके नाम में ही इनके ओरिजिन छुपे हुए हैं कि मतलब जैसे ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ मतलब इनका ओरिजिन क्या है। जैसे कि तो स्टाइलोफेरेंजियस, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस जो हुआ वहां से इसका ओरिजिन हो गया, और इंसर्शन जो है इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर पे है, यानी जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं उनकी जो इनर एस्पेक्ट है अंदर की साइड पे इनका इंसर्शन रहता है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनका इंसर्शन वही है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो अब हम देखते हैं जो स्टाइलोफेरेंजियस है उसका ओरिजिन हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इसका नर्व सप्लाई जो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना, तो उनका नर्व सप्लाई है क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस है। लेकिन सिर्फ स्टाइलॉइड फेरेंजियस जो मसल्स है उसका जो है नर्व सप्लाई वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। क्यों? देखो भाई, इसके नाम में ये जो स्टाइलॉइड फेरेंजियस, स्टाइल मारता है ये, इसकी नर्व सप्लाई अलग होगी। ये इनको नहीं चाहिए ये क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस, इनको डिफरेंट चाहिए भाई, क्योंकि ये तो स्टाइल वाले हैं। तो इनकी नर्व सप्लाई क्या है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। फिर अब आते हैं सैल्पिंगोफेरेंजियस। तो सैल्पिंगो मतलब क्या होता है? जैसे ऑडिटरी ट्यूब से रिलेटेड है ये टर्म सैल्पिंगो। तो वो इसका ओरिजिन क्या होगा? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्टिलेज जो है ऑडिटरी ट्यूब का, और इंसर्शन इनर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर। तो नर्व सप्लाई जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ स्टाइलोफेरेंजियस को छोड़ के इनकी नर्व सप्लाई दोनों की वही है, क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस। अब पैलेटोफेरेंजियस है, तो पैलेटोफेरेंजियस जो है इसकी ओरिजिन जो है पैलेट जैसे कि नाम देखा रहा है पैलेट से आएगी, और इंसर्शन क्या हो जाएगा इसका? इनर एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्टर, और नर्व सप्लाई क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस। तो ये थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैप इन द फेरिंजियल वॉल। तो गैप इन द फेरिंजियल वॉल का क्या मतलब है? जैसे कि जो हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो मसल्स है और बेस ऑफ द स्कल है, फिर जैसे उनके बीच में कुछ तो गैप होगा, तो उसमें से जो स्ट्रक्चर पास करेंगे उनके हमें नाम याद करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं अक्सर। तो सबसे पहले हमारा है बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो जैसे कि ये था हमारा, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये यहाँ पे बेस ऑफ द स्कल है। तो इनके बीच में जो भी स्ट्रक्चर है पासिंग इन द गैप, तो उनके नाम हमको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब है, फिर लेविएटर पैलेटाइनी मसल्स है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है। तो जैसे कि इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर में लिख दिया है, लेकिन ऐसे आप अगर इससे याद करना चाहें तो आसानी से याद हो जाएगा। एल्प, तो एल्प से कैसे हो जाएगा? तो ए से हो गया हमारा असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, फिर हो गया ये ऑडिटरी ट्यूब ए से, और एल से हो गया लेविएटर पैलेटाइनी मसल्स, और पी से हो गया पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो इसमें क्या करना है ना, पी से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पी से बस एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पे बस हर चीज में पी में पैलेटाइन ही होगा, बस पी मतलब पैलेटाइन है। यहाँ कहीं पे भी मतलब जैसे लेविएटर के बाद क्या बोले ऐसे कंफ्यूजन होने लगता है, तो फिर मतलब पी से आपको पैलेटाइन ही बोलना है। जैसे पी से बहुत सारी नाम हो जाती है, पेट्रोजल, टेरेगोइड, बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। तो यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स यानी क्या? स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पार्ट वाली बात हो रही है, यानी ऊपर की तरफ वाली बात हो गई। तो ऊपर में क्या रहता है? हमारा टंग वगैरह रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? पैलेट होगा। तो इसलिए जो भी यहाँ पे होगा पैलेटाइन हो जाएगा। तो बस इसलिए क्या हो गया? ए से हमारा हो गया ऑडिटरी ट्यूब, ए से हो गया असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, एल से लेविएटर पैलेटाइनी मसल्स, और पी से हो गया पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर अब है हमारा बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। अब सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में क्या होगा? तो है स्टाइलोफेरेंजियस और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो स्टाइलोफेरेंजियस कैसे होगा? जैसे मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर में ये स्टाइलॉइड प्रोसेस वाला था, जो हमने स्टाइलोहायोइड लिगामेंट जहां देखा था। जैसे देखिए ये वाला डायग्राम जो था हमारा, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर था, यहाँ स्टाइलॉइड प्रोसेस था, और यहीं पे स्टाइलोहायोइड लिगामेंट थी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि यहीं पे क्या होगा? स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स भी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्योंकि वो तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से ही अटैच रहती हैं। तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स होंगी लॉन्गिट्यूडनल वाली, तो वो सप्लाई किससे होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाई होती है, तो स्टाइलोफेरेंजियस वहां पे मसल्स हो गई और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गई।
अब फिर है बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में क्या होता है हमारा, सुपीरियर लैरिंजियल वेजल्स होते हैं और इंटरनल लैरिंजियल नर्व्स होते हैं। तो क्या क्या होता है हमारा यहाँ पे, एक तो होता है हमारा सुपीरियर लैरिंजियल वेजल्स और फिर एक होती है हमारी इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है। और फिर वैसी यहाँ पे देखिए, हाँ, सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स और इंटरनल लैरिंजियल नर्व, यानी यहाँ पे मतलब जो हम मिडिल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर वाली पार्ट में देख रहे हैं, तो ये लैरिंग्स जब हमने पढ़ा था तो फिर लैरिंग्स वाले स्ट्रक्चर थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, तो इधर लैरिंग से रिलेटेड चीजें आ रही थी। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, सुपीरियर लैरिंजियल वेजल्स वगैरह पास कर जाएंगी और फिर इंटरनल लैरिंजियल नर्व हो जाएगा। अब बिटवीन इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और ईसोफेगस, अब नीचे में हम आ गए एकदम ईसोफेगस के पास में, तो वहां पे क्या होगा हमारा इंफीरियर, बस इसी का कर देना है, जो इसमें मिडिल और इंफीरियर जो कॉन्स्ट्रिक्टर था उसके वाले जो थे, बस सुपीरियर लैरिंजियल है तो यहाँ पे इंफीरियर लैरिंजियल वेजल्स हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो जाएगा। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो हमारे क्रिकोफेरेंजियस मसल्स जो है उसको सप्लाई कर रहा था, तो वहां से ये याद हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जो थी हमारी इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में, ऊपर में तो थायरोफेरेंजियस था, नीचे में हमारा क्रिकोफेरेंजियस था, तो क्रिकोफेरेंजियस का क्या हो गया, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो गया, और ये वाला तो हमारा सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स का, यहाँ पे इंफीरियर लैरिंजियल वेसल्स बस कर देना है। तो ये हमारा हो गया गैप इन फेरिंजियल वॉल। तो अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो है वो फेरिंग्स की क्या है, तो नर्व सप्लाई में सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई होता है और एक मोटर नर्व सप्लाई होता है। तो सेंसरी में जैसे अब फेरिंग्स की तो तीन पार्ट होती है, तो नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स होता है। तो जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है उसकी सप्लाई क्या है, तो उसकी सप्लाई है फेरिंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन कैरिंग फाइबर्स फ्रॉम द मैक्सिलरी नर्व, मतलब मैक्सिलरी नर्व जो है उसी की ये एक ब्रांचिंग है, तो फेरिंजियल ब्रांच है। अब ओरोफेरिंग्स जो है, तो ओरोफेरिंग्स जो है उसकी नर्व सप्लाई क्या है, तो ओरोफेरिंग्स की नर्व सप्लाई है हमारी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, यानी जो हमारी क्रेनियल नर्व 9 है वो है इसकी नर्व सप्लाई ओरोफेरिंग्स की। फिर हमारा आता है लैरिंग, तो ओरोफेरिंग्स की जो नर्व सप्लाई है वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, और लैरिंजियोफेरिंग्स जो है उसकी नर्व सप्लाई क्या है कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व है। तो कौन सी है इसकी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व है। अब मोटर नर्व सप्लाई क्या है फेरिंग्स की, तो मोटर नर्व सप्लाई जो है वो जितनी भी मसल्स हैं हमारी फेरिंग्स की वो सप्लाई होती है हमारी किससे, तो क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस से। तो इसमें हो जाएगी जितनी भी है वो सारी क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व थ्रू वेगस से होती है, ठीक है, जितनी भी है सारी, जितनी भी हमारी ऑल फेरिंजियल नर्व, जो फेरिंजियल मसल्स है, सॉरी, जितनी भी फेरिंजियल मसल्स है वो, एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम जो हमने पहले देखा था कौन सी थी, तो वो थी स्टाइलोफेरेंजियस, जो स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स थी वो किससे सप्लाइड थी हमारी, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, जो कि हमारी 9th क्रेनियल नर्व है, जिसको हमने पहले देखा था कि ये भाई स्टाइल वाली है तो ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गई। तो बस ये रहे हमारी नर्व सप्लाई, सेंसरी और मोटर। अब एक शॉर्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें, जो शॉर्ट नोट लिखने को आता है किलियंस डिहाइजेंस पे। तो किलियंस डिहाइजेंस होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स थी, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर जो भी मसल्स थी, वो जैसे मैंने एक एग्जांपल से देके समझाया था कि जैसे एक बड़ा कटोरा, उससे थोड़ा सा छोटा कटोरा उसके अंदर डालते हैं, फिर उससे छोटा कटोरा सबसे ऊपर रहता है। तो जो सबसे बड़ा कटोरा हुआ वो हमारा हुआ इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर हमारा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और फिर हमारा हुआ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर।
तो जो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, हाँ, तो जैसे कि ये वाला हमने देखा था कि ये हो गया हमारा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर इसके में हो गया ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये हो गया हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये एक के अंदर एक, जैसे ये फनल शेप्ड जो भी है आप वो अंदर जा रहे हैं। तो सबसे बाहर ये हो गया इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो जैसे जब एक बड़ा कटोरा रहता है उसके अंदर एक छोटा सा, जस्ट थोड़ा सा छोटा डालते हैं। हाँ, तो जैसे कि बात कर रहे थे कि जैसे ये जो है हमारा एक बड़ा सा बाउल हो गया, तो इसके अंदर जब हम छोटा वाला बाउल एडजस्ट करते हैं तो ऐसे वो इसमें आता है, और नीचे में थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा छोटा लेंगे जब हम, तो ये पूरी अंदर की तरफ मतलब इसमें फिट नहीं होगा। ये वाली जो है यहाँ पे ऐसे स्पेस बच जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग किसी मसल्स की हुई नहीं। तो ये वाला जो एरिया हो गया, फिर इसके ऊपर जैसे हमारा आ गया सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर आ गया, तो ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग्स हो रही है आपस में मसल्स की, लेकिन ये वाला एरिया जो है सिर्फ सिंगल लेयर्ड ऑफ मसल्स है। तो ये क्या हो गया, वीक एरिया हो गया हमारा। तो ये वीक एरिया हो गया बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई मसल्स की किसी और की, जो सिर्फ हमारा नीचे का जो थायरोफेरेंजियस मसल्स था वही रह गया, और ये वीक एरिया हो गया। फिर नीचे में क्या होता है हमारा, क्रिकोफेरेंजियस मसल्स आ जाता है। तो ये जैसे कि क्रिकोफेरेंजियल मसल्स हो गया, ये हमारा हो गया क्रिकोफेरेंजियल मसल्स, ठीक है, और ये हमारा है थायरोफेरेंजियस। तो जब किलियंस डिहाइजेंस होता क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये वीक एरिया हो गया, और इस वीक एरिया में जैसे क्या होगा, जबकि तो ये हमारा थायरोफेरेंजियस हुआ और ये हमारा हुआ क्रिकोफेरेंजियल मसल्स। तो अब क्रिकोफेरेंजियल जो है वो कंटिन्यू किस में हो जाएगा हमारा, तो ईसोफेगस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ईसोफेगस हो गया। तो जो गैप है, तो गैप बिटवीन ये जो दो मसल्स है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फेरिंग्स, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द फेरिंग्स में जो ये दो गैप है मसल्स के बीच में, उसी को हम कहते हैं किलियंस डिहाइजेंस या फिर फेरिंजियल डिम्पल कहते हैं। तो अब क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल होगा वो इसमें, तो जैसे कोई न्यूरोमस्कुलर अगर डिसफंक्शन हो गया या फिर इनकोऑर्डिनेशन वगैरह हो गई, जो नर्व सप्लाई करती है क्रिकोफेरेंजियस और थायरोफेरेंजियस में, उनके बीच में कोई अगर इनकोऑर्डिनेशन हो गया, तो क्या होगा कि जैसे, तो फिर क्या होगा, जब हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं वो यहाँ पे ईसोफेगस में जाने के बजाय जैसे यहाँ पे फंस जाएगा। तो फंस जाएगा तो क्या होगा कि ये वाला जो था वीक एरिया था हमारा, तो ये जब वीक एरिया था तो ये क्या करेगा, ऐसे बल्ज आउट कर जाएगा, एक पाउच लाइक फॉर्मेशन बना देगा, जो जिसको कहेंगे हम फायरेंजियल डायवर्टिकुलम। तो क्योंकि ये बहुत वीक था, इसके ऊपर कोई और कवरिंग मसल्स की नहीं थी, लेयरिंग नहीं हुई थी, तो इस वजह से जो फूड पार्टिकल है वो इसमें जब अटक जाएगा तो फिर क्या होगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बन जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, फेरेंजियल डायवर्टिकुलम, जिसके कारण क्या होगा, डिफिकल्ट इन स्वैलोइंग हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। थैंक